अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोटीन को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ प्रोटीन। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और पोजीशन ऑफ एमाइनो एसिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब प्रोटीन के शेप के लिहाज से हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन हैं। एक को कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन है द मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर लीनियरली अरेंज। ये ऐसे फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन है जो एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होंगे और उसका क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। मतलब ये कि ये स्ट्रेट चेन बनाएंगे और ये इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स होगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे फाइब्रस प्रोटीन के। वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में हल पजीर नहीं होगा। ये ऑलवेज कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मतलब ये है कि ये क्या बना लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर बना लेता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसल्स हैं या जैसे कि कोलेजन्स हैं, एक्टिन है, मायोसिन है, केराटिन है, लिगामेंट्स हैं। मतलब ये अगर एक्टिन और मायोसिन को देखा जाए तो ये हमारे मसल्स में मौजूद है और हम मसल्स हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से लिगामेंट है, केराटिन ये वो प्रोटीन है जो हमारे नेल्स और हेयर में मौजूद है और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस किस्म के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है, जो लीनियर अरेंजमेंट इसकी मौजूद हो और इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी विद एग्जांपल। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोटीन है उसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। द ग्लोबुलर प्रोटीन आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू फोल्डिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी फोल्डिंग रीफोल्डिंग हो जाएगी और इसी फोल्डिंग और रीफोल्डिंग की वजह से ये क्या हो कौन सा शेप इख्तियार कर लेता है, स्फेरिकल। और इसी स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। जिस तरह से फाइब्रस प्रोटीन के प्रॉपर्टीज थे इसी तरीके से ग्लोबुलर के थे। ये वाटर इनसॉल्युबल था तो ये वाटर क्या है, सॉल्युबल है। ये पानी में क्या होगा, हल पजीर होगा। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। ये ऑलमोस्ट कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेता है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो ये कौन सा प्रोटीन होगा, फंक्शनल प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल एंजाइम, एंजाइम का काम क्या है, डाइजेशन में हेल्प करना। इसी तरीके से हार्मोन्स, एमिनोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, ये वो ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसके हर एक के क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये है टू कैरी ऑक्सीजन, ये रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन की कैरिंग में हेल्प कर लेता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ शेप के लिहाज से इसको हमने क्लासिफाइड किया। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन के लिहाज से प्रोटीन को क्लासिफाइड करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन है रिक्वायर्ड 10 अमाइनो एसिड फॉर ग्रोथ, गुड ग्रोथ। ये हमारे पास 10 अमाइनो एसिड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये मौजूद होंगे इसमें और यही 10 अमाइनो एसिड जो है वो गुड ग्रोथ, मतलब ये कि स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए हमें चाहिए और ये मौजूद होंगे एग के अल्ब्यूमिन में और मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, केसीन। ये ऐसे प्रोटीन है जो कंप्लीट है, मतलब ये कि ये प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, लैक वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 अमाइनो एसिड में या एक या दो या तीन जो अमाइनो एसिड जो है ये इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड इसमें नहीं होंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। और ये प्रमोट मॉडरेट ग्रोथ, मतलब ये कि ये ग्रोथ में हेल्प करेगा लेकिन गुड या एक्सेलेंट ग्रोथ जो है ये हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये कौन सी ग्रोथ में हेल्प करेगा, मॉडरेट। जैसे कि वीट है और राइस है। अब ये वीट और राइस ऐसे प्रोटीन इसमें मौजूद है लेकिन इसमें कुछ अमाइनो एसिड नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन से अमाइनो एसिड इनमें नहीं है, लाइसिन है और
अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड की डिफिशियंसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन इसको कहा जाता है। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होंगे कंप्लीटली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड है इसमें नहीं होंगे। डू नॉट प्रमोट ग्रोथ, ये ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि कंप्लीट में क्या करेंगे, ये गुड और ग्रोथ करेगा, यहाँ पर मॉडरेट और यहाँ पर बिल्कुल ही ग्रोथ जो है वो हेल्प आउट नहीं करेगी। इसके एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा है जेलेटिन और जिन। जेलेटिन और जिन में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अमीनो एसिड की कमी होती है और इस अमीनो एसिड की कमी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। तो ये हमने दूसरा कर लिया, इसकी न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन कर दी किस चीज़ की, प्रोटीन की। अब आ जाते हैं पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड पे। अगर पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज कर ली ना, तो उस अमीनो एसिड की सीक्वेंस की चेंजेस की वजह से उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर मैंने एक डिजीज़ लिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अच्छा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ ब्लड काज बाय द पॉइंट म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर 11। जो क्रोमोसोम नंबर 11 में जब पॉइंट म्यूटेशन आ जाए, पॉइंट म्यूटेशन जब आता है तो पॉइंट म्यूटेशन कौन से जीन में आएगा, बीटा ग्लोबिन चेन में आएगा। अब जब बीटा ग्लोबिन चेन में पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन से मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड या एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए, वो उस किस्म के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब ये कि या एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए और इसी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से वो सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक अमीनो एसिड की चेंज होने की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर भी पॉइंट म्यूटेशन हो गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल HB है, तो उसका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो है वेलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, थ्रेओनीन, पुरुलिन, ग्लूकोटामिक एसिड, लाइसिन और सो ऑन। ये है, ये नॉर्मल का है। और इन नॉर्मल का जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 120। मतलब ये कि जब भी 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल के, तो वो एपोप्टोसिस के ज़रिए से उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। अब ये तो नॉर्मल का अमीनो एसिड सीक्वेंस है। अब जब एक बंदे में सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया में वही अमीनो एसिड है जो ऊपर है, ये नीचे वाले भी उसी तरीके से हैं, लेकिन डिफरेंस किस में आता है, यहाँ पर जो ग्लूकोटामिक एसिड है इसकी जगह कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है। ग्लूकोटामिक एसिड एक चार्ज अमीनो एसिड है, जबकि वेलाइन क्या कौन सा अमीनो एसिड है, नॉन पोलर अमीनो एसिड है। अब 6 नंबर अमीनो एसिड में क्या आ गया, पॉइंट म्यूटेशन आ गया, इसकी जगह ये वेलाइन अमीनो एसिड आ गया। अब इस वेलाइन अमीनो एसिड के आ जाने की वजह से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन का जो स्फेरिकल शेप था वो चेंज हो जाता है, कौन सी शेप में, क्रिसेंट मून में। इस तरह के शेप में ये क्या हो जाता है, चेंज होगा। अब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था उसका जो लाइफ टाइम था वो 120 था। अब इसका क्या हो गया है, 100 डेज जो है वो आ गए हैं। अब ये तो हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो गया। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन C भी है। अब इस ग्लूकोटामिक एसिड की जगह जब लाइसिन अमीनो एसिड आ जाए,
कौन सा, लाइसिन एमाइनो एसिड आ जाए, तो इसी लाइसिन एमाइनो एसिड आ जाने की वजह से फिर इसको HBC कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ग्लूकोटामिक एसिड की जगह या वेलाइन एमाइनो एसिड आ जाता है या लाइसिन एमाइनो एसिड आ जाता है, तो एमाइनो एसिड की चेंज की वजह से हमारे पास जो शेप है प्रोटीन का वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब अगर ये सिकल सेल एनीमिया आ गया ना, तो यहाँ पर इसका शेप क्यों इस तरीके से हो जाता है, तो यहाँ पर इसका जो शेप है वो क्रिसेंट मून इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो लो कंसंट्रेट ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की लो टेंशन की वजह से जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, वो पॉलीमराइज हो जाता है और ये स्टप हो जाता है, और इस स्टपनेस की वजह से वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या बना लेता है, एक क्रिसेंट मून शेप बना लेता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से इसमें क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अब ये तो एक सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम ये कि इस बंदे में क्या होगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा, स्ट्रोक आ सकता है, रेनल डिसफंक्शन आ सकता है, और एपिसोडिक पेन जो है वो आएगा इस सिकल सेल एनीमिया वाले में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक एमाइनो एसिड की पॉइंट म्यूटेशन की वजह से चेंज आ जाता है, और इसी चेंज आ जाने की वजह से उस बच्चे को, उस बंदे को क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा इसका, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है। होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर से मेरा मतलब ये है, फर्ज कर लें हमारे पास एक HbA है और HbS है, HbA है और HbS है। मतलब ये कि एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं कि इसके बच्चे किस तरीके से पैदा होंगे, ये हम देखते हैं। HbA, HbS, HbA और HbS। अब यहाँ पर HbA दोनों को किया, अब यह इस और इसको कर लेते हैं, HbA HbS। अब यहाँ पर HbA और HbS, यहाँ पर HbS और HbS। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये कैरियर या इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड, इसमें भी वो ट्रेड जो है वो मौजूद होगा, और ये बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाला होगा, सिकल सेल एनीमिया वाला होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बच्चा जो है वो 4 में से एक बच्चा नॉर्मल है, 2 में ट्रेड मौजूद होगा, और चौथा बच्चा जो है वो सिकल सेल एनीमिया का अफेक्टेड होगा। यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव से मेरा मतलब ये है कि एक म्यूटेंट जीन मदर से और एक म्यूटेंट जीन जो है वो फादर से आएगा, और दोनों के आ जाने की वजह से वो बच्चा, वो डिजीज़ जो है सिकल सेल एनीमिया, वो उस बच्चे में क्लिनिकली अपीयर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है। डियर स्टूडेंट्स, इसके आई होप आप लोगों को समझ आई गई होगी, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोटीन पे। थैंक यू।